ओम गुरुवे नमः। आमतौर पर व्यक्ति अपनी कमज़ोरियों का गुलाम होता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि हम और गुलाम, लेकिन देखा जाए तो हम सभी अपनी अपनी कमज़ोरियों के गुलाम हैं और हमारी ये कमज़ोरियाँ ये दुनिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। और ये दुनिया जब जब हमसे जो कुछ करवाना होता है, जैसा रिएक्शन करवाना होता है, वैसे ही उन कमज़ोरियों को काम ले लेता है। हम भी तो उसी दुनिया के हिस्से हैं। हमें भी तो जब किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना होता है तो हम उसकी कमज़ोरी पर वार करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है। राजा का दरबार लगा था। रोज़ की तरह दरबार का कामकाज चल रहा था। अचानक वहाँ पर एक ऐसे देश से अतिथि आया कि उस अतिथि की वेशभूषा देखकर कोई नहीं पहचान पाया कि वो कहाँ से आया है। उस अतिथि की खास बात ये थी कि उसने अपने सर पर एक बड़ी अलग तरह की पगड़ी पहन रखी थी। उस पगड़ी की शोभा देखते ही बनती थी। बहुत ही अलग तरह की कशीदाकारी, भांति भांति के रंग और सबसे महत्वपूर्ण उसे बांधने का ढंग बिल्कुल अनोखा अनूठा। राजा की नज़र मानो उस पगड़ी पर ठहर सी गई। अब ये बात उस अतिथि से छुपी नहीं। खैर, राजा ने अतिथि की आवभगत की, उसका स्वागत किया और फिर पूछा अपने कौतूहल से, ये जो तुम्हारे सर पर पगड़ी बंधी है, ये तुमने कहाँ से खरीदी और इसका मूल्य क्या है? अतिथि तो था ही इस फिराक में। उसने झट से बोला, महाराज, बहुत यात्राएं करता हूँ और यात्रा करते करते मैं सुदूर दक्षिण की तरफ गया और तब कहीं जाकर एक छोटे से राज्य में, जहाँ की पगड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ से मैंने अपने लिए विशेष रूप से ऑर्डर देकर, विशेष रूप से रंगों का चुनाव करके, कशीदे का चुनाव करके, उस पैटर्न्स का चुनाव करके इस पगड़ी को बनवाया है और इस सारे चक्कर में ये पगड़ी मुझे काफ़ी महंगी पड़ी। राजा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा, कितने की? उस अतिथि ने कहा, महाराज, पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी मुझे इसके लिए। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा, ऐसी बात है? वो कुछ और कहने ही वाला था, तभी राजा का जो वज़ीर था उसके पास बैठा था, उस वज़ीर ने राजा के कान में कहा, महाराज, ये अतिथि ऐसे ही डींगे हाँक रहा है। ये पगड़ी कोई 200-300 स्वर्ण मुद्राओं से ज़्यादा की नहीं है। ये हमें ठगना चाहता है, ये मात्र आपसे धन ऐंठना चाहता है। जैसे ही वज़ीर ने अपना मुँह राजा के कान से हटाया, अतिथि तो देख ही चुका था वज़ीर को कुछ कहते हुए, और उसकी मुख मुद्रा देखकर, उसके एक्सप्रेशंस देखकर वो भांप भी चुका था कि ये राजा के कान में क्या कह रहा है। आखिर कई हज़ारों दरबार उसने देखे थे, घुमंतु स्वभाव का जो था। अचानक जैसे ही वो वज़ीर ने अपना मुंह हटाया राजा के कान के पास से, वो अतिथि कहने लगा, बताइए महाराज, क्या ये पगड़ी यहाँ पर बिकेगी, खरीदी जाएगी? क्योंकि ये मुझसे तो ऐसा कहा गया कि इस पूरी धरती पर मात्र एक राज्य ऐसा है, मात्र एक ही राजा ऐसा है जो ऐसी खूबसूरती की कद्र करता है, जो वाकई इसका मूल्य दे सकने में सक्षम है। बताइए महाराज, क्या यही वो दरबार है? क्या यही वो राजा है जो इस पगड़ी का मूल्य दे पाएगा, या अभी मुझे इस धरती की और खाक छाननी बाकी है? इस तरह वो राजा को मानो उकसाने लगा। राजा ने वज़ीर की बात को अनसुना करते हुए कहा, अतिथि, तुम राज्य भंडार से 2000 स्वर्ण मुद्राएं लो और ये पगड़ी हमारे सर की शोभा बढ़े, इसलिए इसे यहीं अभी इसी वक्त इसी दरबार में छोड़ जाओ। अतिथि बाग बाग हो गया।
उसने राजा की नाना प्रकार से जय बोली। ऐसा राजा पूरी धरती पर नहीं, ऐसा कला का पारखी पूरी धरती पर नहीं, और भी कई कई विशेषण से। खैर, दरबार खत्म हुआ। राजा अपने महलों को और अतिथि अपने गांव को। जब अतिथि बाहर निकल रहा था तभी वजीर पास से गुजरा। अतिथि ने वजीर को रोक कर कहा, महाशय, आप बेशक इस पगड़ी का मूल्य जानते हो, लेकिन मैं व्यक्ति की कमजोरी जानता हूँ। और मुस्कुराते हुए चला गया। सच ही तो कहा उस अतिथि ने कि मैं राजा की कमजोरी जानता हूँ। उसने राजा को अलग अलग तरह से उकसाया। आपके जैसा कोई नहीं, इस दरबार जैसा कोई नहीं, आपके जैसी कला पार की दृष्टि किसी के पास नहीं। हम भी तो ऐसा ही करते हैं अपने जीवन में। ज़रा सा कुछ हमें प्राप्त होता नहीं कि हमारे आसपास के लोग जब जी चाहे हमसे जो करवाना हो उसके अनुसार, अपने अपने काम निकलवाने के अनुसार कुछ भी डींगे हाँक लेते हैं। हम जानते हैं कि हम योग्य हैं, लेकिन हमारी योग्यता को चने के झाड़ पर चढ़ाना, या यूं कहें लंबी लंबी डींगे हाँक कर हमें अहम से भर देना बड़ा आसान होता है। और फिर कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद हम उन्हीं लोगों के लिए कहते नज़र आते हैं, मैं ठगा गया, मुझे धोखा दिया गया। वास्तव में देखा जाए तो धोखा किसी और ने नहीं दिया, हमारी अपनी कमज़ोरी ने दिया, हमारे अपने लालच ने दिया। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहा करते हैं कि मनुष्य को उसके अपने लालच के सिवाय कोई नहीं ठग सकता। हमें अलग अलग तरह के लालच ठग लेते हैं, और ये ठगना भी कैसा होता है कि हम अपनी योग्यता का वाकई में इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हम मात्र अपनी 1 या 2% योग्यता के प्रदर्शन में जुट जाते हैं, और ये योग्यता और अधिक गहराई से उभर कर हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है, हमें और अधिक सफल बना सकती है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। अक्सर हर कोई, एक विद्यार्थी अपने मार्क्स का या अपने सो कॉल्ड प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करता नज़र आता है। एक व्यक्ति जिसने हाल ही में कुछ नया नया खरीदा हो, या नौकरी में प्रमोशन मिला हो, या बिज़नेस में उसने काफ़ी कुछ कमाया हो, तो अपने नए घर, गाड़ी, अपने ऐशो आराम, अपनी शोहरत का प्रदर्शन करता नज़र आता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई पद मिला हो तो वो उस पद का प्रदर्शन करता नज़र आता है। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो वाकई उस पद को डिज़र्व करते हैं, उस पद के लायक होते हैं, और जब वे उस पद पर पहुंचते हैं तो बजाय उस पद का प्रदर्शन करने के, अपनी इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करने के, या अपने ऐशो आराम, लग्जरी, पर्क्स का प्रदर्शन करने के, वो निरंतर इस फिराक में रहते हैं कि कैसे मैं स्वयं अपनी योग्यता को और अधिक निखारूं, बल्कि मेरे साथ काम करने वाले लोगों की योग्यताओं को खिलाने में भी मैं मददगार साबित हूँ। ऐसे लोग अपने आसपास अपने जो कलीग्स हैं उनका, अपने नीचे काम करने वाले लोगों का, अपने मित्रों का भरसक सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और मदद भी मात्र मॉनेटरी नहीं, यानी मात्र आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि उन्हें नए नए आइडियाज़ देकर, जहाँ जहाँ उन व्यक्तियों की कमज़ोरी है उस कमज़ोरी से उन्हें वाकिफ़ करवा कर उन कमज़ोरियों को दूर करने में उनकी सहायता करते हैं। ऐसे लोग सफलता के वो शिखर छू जाते हैं जिसकी आम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। हमने भी अपने आसपास देखा होगा ना कि जो व्यक्ति खानदानी रईस होता है, खानदानी से अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो पुरखों की विरासत को लेकर बैठा है। खानदानी रईस से अर्थ है कि वो वाकई जो लग्जरी या जो धन दौलत शोहरत उसे मिली है उसको
पचाने वाला होता है, उसका प्रदर्शन करने वाला नहीं। ऐसे ज्ञानी लोग जो वाकई वास्तव में ज्ञानी होते हैं, मात्र किताबी ज्ञान के धारक नहीं होते, अपने अंतर को जानकर, अपने अनुभव के ज्ञान से उन्होंने अपनी प्रज्ञा को निखारा है। ऐसे ज्ञानी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, वो अज्ञानियों से तर्क वितर्क में नहीं उलझते, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ऐसे लोगों के समक्ष नहीं करते जो उनकी मात्र बिना समझे मात्र वाह वाह करने में उनके पीछे लगे रहते हो। उनके सामने चापलूसों की कोई जगह नहीं होती। एक प्रसंग यहाँ पर शायद समझने में मददगार साबित हो। हुआ यूँ कि एक बार, बहुत साल पहले की बात है, दीक्षा पूर्व हमारे एक मित्र ने हमें बताया कि ये उन दिनों की बात है जब मैं बिज़नेस में लगा ही था और मैं दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। बहुत कम समय में ही मुझे अच्छे ब्रेक्स मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन शायद उसे नया नया जोश कहो या समझ की कमी कि मुझे लगता था कि सब कुछ मेरी अपनी समझ का नतीजा है, मेरी अपनी इंटेलिजेंस का नतीजा है। तो ऐसी ही बात है कि मैं अपना गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद चुका था और मैं शायद अपने परिवार में, अपने मित्रों में उस सफलता को हासिल करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति था, या शायद मुझे अपने आसपास कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। तो वो व्यक्ति बताता है कि एक दिन ऐसे ही मैं किसी रेस्टोरेंट में भोजन के लिए गया। वहाँ पर मुझे अपने एक सीनियर दिखाई पड़े। कॉलेज के दिनों में भी वो इतने ही साधारण थे, हंसमुख, मिलनसार और बहुत ही विनम्र थे। आज भी उनको देखकर, उनकी वेशभूषा और उनकी रहन सहन को देखकर लगा कि बहुत ही सामान्य जीवन जीते होंगे। उन्हें देखकर मैंने उन्हें विश किया और उनके पास जाकर बैठा। अचानक इधर उधर की बातें छेड़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद जीवन में मैंने उनसे बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो उनको लिफ्ट देने के बहाने मैं उन्हें अपनी कार तक ले आया, पार्किंग तक, और बोला चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इनकार किया और कहा नहीं, मेरे पास अपनी गाड़ी है, और वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। गाड़ी बड़ी साधारण सी थी। उनकी साधारण सी गाड़ी और अपनी मर्सिडीज़ को देखकर मुझे ज़रा गौरव का अनुभव हुआ। अचानक मैंने उन्हें पुकारा और उनके पास जाकर उन्हें अपने घर पर लंच का आमंत्रण दिया। भोजन के लिए जब वो पधारे तो मेरे भीतर कहीं न कहीं भोजन से ज़्यादा उन्हें अपनी आलीशान कोठी दिखाने का, उसमें लगे हुए अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स और शानो शौकत दिखाने का ज़रा ज़्यादा ही जोश था। जब वो घर पर भी आए तो मैंने बेहिसाब उनके लिए भोजन का पूरी जो तैयारी की थी वो करवाई थी। अलग अलग तरह की, कोई 50-60 तरह की डिशेस, अलग अलग तरह के ड्रिंक्स, फर्स्ट कोर्स, मेन कोर्स, बहुत कुछ मैंने उनके लिए बनवाया था, तैयार किया था, और नौकरों की फ़ौज अलग अलग तरह से। बेसिकली मैं उन्हें अपनी शानो शौकत दिखाना चाहता था। और बात बात में मैंने ये ज़िक्र कर ही दिया था कि अक्सर मुझे विदेशों में भी जाना पड़ता है और कई बड़े बड़े बैंकर्स से, फाइनेंसर से मेरे अच्छे ताल्लुक़ है। अगर आपको बिज़नेस के लिए कहीं कोई ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। मेरी बीवी भी कहीं न कहीं मेरे इस बर्ताव से थोड़ी अनमनी सी हो रही थी, और शायद उनकी पत्नी भी, लेकिन वे बड़े आराम से मेरी बातें सुन रहे थे। बीच बीच में उन्होंने एक दो बार कहा भी कि भाई, तरक्की करना ठीक है, देश विदेश घूमना भी अच्छा है, लेकिन अच्छा है अगर तुम कभी कभी अपने पुराने मित्रों, शिक्षकों, अपने पुराने रिश्तेदारों का भी सार संभाल ले लिया करो। मैंने भी बातें शुरू की और पूछने लगा, अच्छा फला मित्र कहाँ है, मैं इनसे मिला था। लेकिन मेरी जो जान पहचान थी उन सब में वे मित्र अधिक शामिल थे जो वाकई मेरी नज़र में बहुत
धन माल वाले थे, बहुत ज़्यादा अमीर घरानों से थे, देश विदेश में उनके कारोबार फैले थे। यहाँ पर भी मैं अपने कॉन्टैक्ट्स डिस्प्ले कर रहा था। खैर थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी ने कहा कि पुरानी बातें छोड़कर हम वर्तमान में रहें तो ज़्यादा अच्छा। इसके बाद बैठक जमी नहीं। वो दोनों पति पत्नी बड़े विनम्र थे। थोड़ी देर बाद अपने घर को लौटे और घर लौटते लौटते हमें भी अपने घर आने की दावत दे गए। हम उनके घर पहुँचे। मेरे अनुमान से उनका घर बिल्कुल साधारण था, एकदम साधारण सा घर और सहज सलीकेदार, लेकिन बहुत ही सामान्य सा उनका घर की साज सजावट थी। हम भोजन करने बैठने वाले थे। जैसे ही हम भोजन के लिए उठकर जाने वाले थे कि मेरी नज़र साइड की टेबल पर पड़े एक बड़े ही सुंदर से बॉक्स पर पड़ी। वो बॉक्स देखकर मैं तो भौचक रह गया। वो मित्र बताते हैं, वो व्यक्ति बताते हैं कि वो बॉक्स देखकर मुझे मानो करंट का झटका सा लगा, क्योंकि ये बॉक्स तो मेरी कंपनी का बॉक्स था। मैंने तुरंत से पूछा, ये बॉक्स आपके पास? क्या आप मेरी कंपनी के किसी भी मेंबर को जानते हैं? आपका संपर्क है उनसे? ये बॉक्स आपके पास कैसे आया? मुस्कुराते हुए मेरे उस सीनियर ने कहा, ये बॉक्स तो मुझे डेविड ने दिया है। जिस तरह से उन्होंने ये लाइन कही, मैं मानो जहाँ खड़ा था वहीं पुतला बन गया, स्तंभित सा हो गया, स्टैचू बन गया। मुझे याद आया कि मेरे कंपनी के एमडी डेविड थॉमसन, और मुझे जहाँ तक ख्याल है हमारी कंपनी में 30% डेविड का है और 70% उनके किसी भारतीय मित्र का है। और हमारी कंपनी का जो पूरा इतना बड़ा ऑफिस जिस लैंड पर है, जिस भूखंड पर है, उस भूखंड का मालिक भी डेविड का वही भारतीय मित्र है। अब काटो तो खून नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने एमडी सर के मित्र को सर कहकर संबोधित करूं या अपने सीनियर को, जो मुझे मित्रवत ही लगते आए आज तक, उन्हें उनके नाम से पुकारूं। इसी द्वंद्व में उलझे हुए मैंने अपना भोजन पूरा किया। उनकी पत्नी और मेरी पत्नी आपस में काफ़ी घुल-मिल गए थे। लौटते हुए मैंने अपने पत्नी के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई द्वंद्व नहीं था, अपेक्षाकृत शांत था, और मैं भीतर ही भीतर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। कहाँ मैं अपने इस मित्र को अपनी शानो शौकत, अपनी हवेली, अपना बंगला, अपनी मर्सिडीज़ दिखा रहा था, और कहाँ वो मेरी कंपनी के 70% के मालिक थे, इतनी बड़ा भूखंड के मालिक थे, और भी न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ होगी, लेकिन वे इतने सहज सामान्य थे। एक बार भी उनकी बातचीत में कहीं ये नहीं झलका कि उनकी शानो शौकत की कितनी गहराई है या कितना कुछ वो पोजेस करते हैं। सत्य ही तो कहा है किसी ने, गहरी नदी का बहाव सदैव शांत ही होता है। Yes, the deepest rivers flow in majestic silence. एक व्यक्ति अपने प्रदर्शन की लालसा में कहीं न कहीं अपनी कमज़ोरियां ही लोगों के समक्ष रखता है। ये एक प्रसंग हमें भली भांति समझने में सहायक हो कि हम प्रतिपल अपनी योग्यता को खिलाने में, अपने भीतर की प्रज्ञा को और अधिक गहराई से निखारने में क्या एफर्ट्स करते हैं, कैसा पुरुषार्थ करते हैं, हम अपने आसपास से कितना सीखते हैं और अपनी समझ का कितना अनुभव बांटते हैं। इसी से हमारी महत्ता जग जाहिर होती है। अन्यथा हम अपनी कमज़ोरियों और अपने लालच के चलते प्रदर्शन की भावना में इतने अधिक उलझ जाते हैं कि कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।
तो ज़रा अगली बार हम अपनी प्रशंसा स्वयं करते हुए इतना ध्यान दें कि अपने कमज़ोरियों का ये प्रदर्शन हमें कितना सहयोगी होगा अपनी सफलता को प्राप्त करने में। जय हो।